नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए आज के सेशन में हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। साथियों, आप देखेंगे तो नया एडिशन जो आपका लॉन्च किया गया है, जो इस सेशन को मैंने जो अभी आपका रिसेंटली आपका शुरू किया हुआ है, इसका सेट नंबर 4 तक आपका अपलोड कर दिया गया। इस सेट में क्या है कि जो क्वेश्चंस का आपका अरेंजमेंट है ये काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपका दिया गया है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है। आप पूरा सेट को लगाइए और देखिए कि क्वेश्चंस का जो आपका लेवल है ये बिल्कुल आपके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका अरेंज किया गया है, जहाँ से कि निश्चित रूप से क्वेश्चंस आने की पूरी पॉसिबिलिटी होंगी। तो आइए साथियों, हम लोग जो है आज के इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आप सभी लोगों को टारगेट लेकर के चलना है 70+ आपको स्कोर का। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखिए कि आप सभी लोग कितना जो है आप इस सेशन में से एक्यूरेसी आप जो है मेंटेन कर पा रहे हैं। तो आइए हम लोग सीधा चलते हैं क्लास पर। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि खनन एवं उत्खनन आर्थिक क्रियाएं निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो क्या है कि आपका कृषि से रिलेटेड आपका हो, या फिर आप देखेंगे वानिकी हो, या फिर मत्स्य पालन हो, या फिर आपका जो है खनन और आपके उत्खनन हो, ये सभी आपके प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे तो द्वितीयक सेक्टर हमारा दिया गया है, इसमें आपका विनिर्माण करना किसी भी वस्तु का, या फिर किसी भी वस्तु का प्रोड्यूस करना, निर्माण करना, या फिर देखेंगे तो गैस या फिर जल का आपूर्ति करना, या फिर पाइपलाइन जैसे आप देखेंगे तो जल का आपूर्ति करना, या फिर गैस का आपूर्ति कराना, या फिर कपास से क्या है कि रेशे का निर्माण करना। तो ये सभी आपके है जो आपका द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तृतीयक सेक्टर का। तो तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत क्या है, जैसे आप होटल खोल लेते हैं, या फिर आप क्या करते हैं तो परिवहन करते हैं, या संचार या भंडारण करते हैं किसी भी चीज़ों का, या फिर वित्तीय संस्थाओं में अगर देखा जाए तो आप बैंकिंग सेक्टर करते हैं, या फिर आप बीमा करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो लोक प्रशासन या प्रतिरक्षा करते हैं, या फिर चिकित्सा करते हैं, या फिर अन्य इससे रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं, ये सभी आपका क्या है कि आपका तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा दिया गया है चतुर्थ सेक्टर, जिसे कि कम ही आपके क्वेश्चन आपका आता है। तो इसमें आपका क्या होता है कि किसी भी चीज़ों का प्रबंधन करना, किसी भी चीज़ों का क्या होता है कि प्रबंधन करना आपका, जैसे कि आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर का डिलीवर्स करना, ये सभी हमारा क्या है कि एक तरह के प्रबंधन के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये आपका चतुर्थ जो आपके फोर्थ सेक्टर के अंतर्गत आता है। हालांकि इससे आपका जो है चतुर्थ सेक्टर से आपके ना के बराबर क्वेश्चन आपका आएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में आपका है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय बोर्ड का मुख्यालय आपका जो है कोलकाता के अंतर्गत है। दोस्तों याद रखना कि चाय अधिनियम जो पारित किया गया है ये आपका 1953 में चाय अधिनियम को पारित किया गया है। और चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो किया जाता है ये आपका असम के अंतर्गत किया जाता है, जबकि बिहार के अंतर्गत देखेंगे तो किशनगंज के अंतर्गत चाय का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। दोस्तों चाय में जो पदार्थ आपके पाए जाते हैं नशीले पदार्थ, ये आपका थीन पाया जाता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, अभी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। चलिए आंसर करेंगे, निम्न में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, ये आपको पर पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, आंसर लगाएंगे आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़ करके। तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह मंत्री। गृह मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का जो है आपके हिस्सा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के बारे में सही नहीं है। देखिए दोस्तों, न्यायपालिका की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो याद रखना आप सभी लोग कि न्यायपालिका को जो आपको जोड़ा गया है ये आपका 74वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में आपका जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा है क्या है न्यायपालिका के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करेंगे। तो ऑप्शन ए में हमारा यहाँ पर दिया गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। अगला देखेंगे तो कोई भी कानून जो संविधान की भावना के खिलाफ है उसे न्यायपालिका अमान्य घोषित कर सकती है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायपालिका में जा सकता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। अगला अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि संसद के द्वारा बने प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की ज़रूरत होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि लोकसभा की गणपूर्ति कुल संख्या का कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना, लोकसभा का जो गणपूर्ति होता है ये ऑल ओवर आपके टोटल जितने भी आपके लोकसभा के जो आपके सदस्य होते हैं इसका अगर देखेंगे तो 1/10 आपका जो है 10 भाग होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या है कि लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं इसका 1/10 भाग
नहीं होने के कारण से इसे हम लोग कहते हैं गणपूर्ति या फिर कोरम कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पारुविक का विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, कहाँ पर होती है बताएंगे आप लोग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुद्भिद कहा जा रहा है कि मरुद्भिद पौधे रात्रि में लेते हैं। दोस्तों मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि मरुद्भिद पौधे रात्रि में लेते हैं, तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मांसाहारी जंतु की तुलना में शाकाहारी जंतु की क्षुद्रांत लंबी होती है क्योंकि। तो देखिए जो हमारे क्या होता है कि आहार नाल की जो लंबाई होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना आप सभी लोग, ये आपके लंबी होता है किस में, शाकाहारी में। चूंकि शाकाहारी में क्या होता है कि सेलुलोज को पचाना पड़ता है, क्योंकि जो शाकाहारी के जीव होते हैं जैसे सपोज दैट बकरी आपका हो गया, तो इन सभी में क्या होता है कि अधिक लंबी छोटी आंत पाई जाती है, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं कि पेड़ पौधे के पत्तियों में सेलुलोज पाया जाता है और इसी को पचाने के लिए जो है लंबी छोटी आंत की आवश्यकताएं होती है। तो साथ ही यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि शाकाहारी के भोजन में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है और इन्हीं को पचाने के लिए मांसाहारी के कंपैरिजन में शाकाहारी के जो जीव जंतु होते हैं इसमें आपका क्षुद्रांत जो होता है ये आपके लंबी पाई जाती है। तो उसी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक निषेचन का उदाहरण नहीं है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग, आंतरिक निषेचन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्गी दिया गया है, ये सभी आपके आंतरिक निषेचन आपका है। कुत्ता या फिर आप गाय देखेंगे, ये सभी आंतरिक निषेचन का उदाहरण है। जबकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो स्टार फिश हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए याद रखना कि जो हमारा स्टार फिश है ये आपका जो है मछली नहीं है, ध्यान रखना आप सभी लोग, स्टार फिश आपका मछली नहीं है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि क्लोन किया जाने वाला पहला जो स्तनधारी है ये आपका क्या है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भैंस। ऑप्शन यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखिए क्लोन वाला जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भेड़, अभी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। देखिए साथियों दिया गया है स्वराज पार्टी। साथियों अगर स्वराज पार्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखना आप सभी लोग, इसकी स्थापना 1913 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आपका 3 के साथ चला जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था और ये आपके 1939 में किया गया था। इस बार जो भी रिसेंटली आपका एसआई का एग्जाम कंडक्ट हुआ है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का जो है आपका कब किया गया था। तो ध्यान रखेंगे ये आपका 1939 में हुआ था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी की दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेंगे तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में किया है, तो ये आपका चला जाएगा 4 के साथ। और देखिए नौजवान सभा की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका चला जाएगा 1926 के साथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह और जो है छबील दास के द्वारा जो है ये आपका किया गया और यशपाल के द्वारा किया गया है। कब किया गया है तो 1926 में आपका किया गया है। तो इतने पॉइंट का आप सभी लोग पहले स्क्रीनशॉट इसका लीजिए या तो फिर आप सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे। तो याद रखना कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया है, गदर पार्टी की स्थापना राजा जो है आपका लाला हरदयाल ने 1913 में किया है, जबकि नौजवान की स्थापना देखेंगे तो 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और नीचे जो आपका कोड दिया गया है साथियों इसका आप सभी लोगों को मिलान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। देखिए दिया गया यहाँ पर आपका झांसी। तो देखिए झांसी जो आपका विद्रोह है इसका नेतृत्व जो किया गया था ये रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिए आपका चला जाएगा रानी लक्ष्मीबाई के साथ। जगदीशपुर जो विद्रोह स्थल है इसका नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों याद रखना जगदीशपुर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये आपका यहाँ पर जो है 1 के साथ आपका चला जाएगा। कुंवर सिंह जो है आपका 1857 में जो है आरा से इन्होंने जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था, ध्यान रखिएगा।
देखिए साथियों, बरेली की अगर हम लोग बात करेंगे तो बरेली जो आपका विद्रोह के अंदर इसका नेतृत्व खान जो है बहादुर खान ने किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका 4 के साथ चला जाएगा। और फतेहपुर अगर सिकरी की बात करेंगे तो याद रखना आप सभी लोग, फतेहपुर सिकरी जो आपका है ये आपका जो है अजीमुल्ला का नेतृत्व था। तो यहाँ पर आपका जो है 2 के साथ चला जाएगा। तो साथियों इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और जितने भी पॉइंट आपको दिया गया है इसको आपको याद रखना है। प्रश्न को हम लोग रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि झांसी, तो याद रखना ये आपका रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। साथियों जगदीशपुर की बात करेंगे तो ये कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। बरेली का खान जो है बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। फतेहपुर की बात करेंगे तो ये आपका जो है अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया था। तो इसका इतना आपको यहाँ से जो है याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है एबेंडन। एबेंडन का बताना है आपका साइनोनिम्स क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, एबेंडन का मतलब होता है ये आपका वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को त्याग करना। तो देखिए इसकी सेम मीनिंग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिव अप। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए आंसर करेंगे, वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवनीत कौर। ध्यान रखिएगा साथियों आप सभी लोग, रवनीत कौर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि एकता 2023 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है। चलिए आंसर करेंगे कि जो आपका एकता 2023 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और मालदीव के बीच किया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2023 का पंजाब विभूषण पुरस्कार विजेता श्री बालकृष्ण दोषी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2023 में जिसे कि पंजाब विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे, तो बालकृष्ण दोषी को किया गया है। ये पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र से जो है आपके संबंधित है। तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, ये आपका अनि वास्तुकला से संबंधित है। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है। देखिए ऊर्जा का परंपरागत स्रोत जो है आपका सौर ऊर्जा नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये राजस्थान के अंतर्गत आपका किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है। तो देखिए थीमेटिक अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सड़क मानचित्र को शामिल किया जाता है, वर्षा मानचित्र को शामिल किया जाता है, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट सभी आपका हो जाएगा जो कि हमारे थीमेटिक मानचित्र में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। देखिए दोस्तों कृषि का उदाहरण कौन सा नहीं है, चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ जो है आपका कृषि के अंतर्गत आपका नहीं रखा गया है। और दोस्तों याद रखना कि जो हमारे हरित क्रांति था, हरित क्रांति के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गेहूं के क्षेत्र में ही बढ़ावा देखने को मिला था। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चाय की दोस्तों बात करेंगे तो चाय का जो उत्पादन है ये आपके असम के अंतर्गत सबसे अधिकतम किया जाता है। रबड़ आप देखेंगे तो रबड़ का उत्पादन आपका केरल के अंतर्गत सबसे अधिकतम आपका किया जाता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप सभी लोगों को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि द डैश ऑफ ए पर्सन इज रिक्वायर्ड, चूज द करेक्ट वर्ड। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। करेक्ट यहाँ पर आपको क्या दिया गया, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेल्प। हेल्प आपका एक प्रकार का नाउन है। तो यहाँ पर अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोगों का जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका हेल्प का यहाँ पर आपका यूज होगा द हेल्प ऑफ ए पर्सन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो देखिए आपका जो है इटली के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाता है कि जो 15वां आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है 2023, ये आपके जो है आयोजन स्थल कहाँ पर है इसका, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका है, ध्यान रखिएगा। जबकि 16वां ब्रिक्स सम्मेलन आप देखेंगे तो ये आपका जो है रूस आपका है, जो कि 2024 में आपका आयोजित आपका होना है। इसके अलावा आप देखेंगे तो क्या है कि आपका रिसेंटली अभी आप देखेंगे तो क्या है कि आपके जो है आपका 18वां जो आपका G20 शिखर सम्मेलन 2023 किया गया है, ये भारत के द्वारा किया गया है। तो इतने पॉइंट को यहाँ पर याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि फ्रेंच ओपन 2023
महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो साथियों याद रखना कि फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अभी आपका रिसेंटली जो है इगा स्वीटेक ने जीता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभय के। ध्यान रखना नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभय के। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब कहा जा रहा है कि कॉर्ड इज। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। तो देखिए एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है ये आपका क्या है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कयांतरण। अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे तो हमारा मैथमेटिक्स से आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप साथियों देखेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कभी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आपका दिया रहता है मोड वाला आपका, तो सिंपली हम लोग एक बार पॉजिटिव लेते हैं और एक बार जो है निगेटिव लेकर के चलते हैं। तो देखिए 15 जो आपको दिया गया है यहाँ पर आपका इक्वल भी रह सकता है। सपोज दैट कि आपका ये आपका मोड में आपका है तो यहाँ पर आपका इक्वल भी आपका रह सकता है। तो ये एक बार पॉजिटिव लिया जाता है और ये एक बार क्या है कि आपका निगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस आपका 3 हो जाएगा लेस देन यहाँ पर आपका जो है 15 आपको दिया गया है। अब देखिए एक बार हम लोग इसको अगर निगेटिव लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? लेस देन आपका माइनस आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका फाइनली जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा। आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा -9 और आपका 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि लीची का खाने योग्य भाग है। तो दोस्तों याद रखेंगे लीची का खाने योग्य भाग आपका एरिल कहलाता है। और देखिए बिहार जो है ये लीची उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को कहा जा रहा है कि पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए पायरिडॉक्सिन जो कहा जाता है ये विटामिन आपका B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग विटामिन अगर B1 की अगर हम बात करेंगे तो B1 जो आपके होते हैं इसे थायमिन कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है। और जो आपके B2 होता है इसे आपका कहा जाता है राइबोफ्लेविन कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो विटामिन बी आपका 5 दिया गया है। जो विटामिन हमारा B5 होता है इसे आपका जो है आपका पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। और विटामिन B12 की अगर हम बात करेंगे तो याद रखना इसे आप सभी लोग क्या कहेंगे? तो विटामिन B12 को जो है आपका साइनोकोवालिन कहा जाता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप सभी लोग जो है याद रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहा जा रहा है कि प्लेंटी हेलमेंथीज के बारे में सत्य नहीं है? ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए प्लेंटी हेलमेंथीज के बारे में देखेंगे तो जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जा रहा है कि श्वसन तंत्र पाया जाता है। तो ये आपका प्लेंटी हेलमेंथीज के बारे में जो है आपका गलत कहा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तत्कालिक कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है? तो देखिए जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध आपका प्रारंभ हुआ था 1939 में शुरू हुआ था, जो कि आपके 45 तक चले थे। इसका देखिए साथियों बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था आपका, इसका मुख्य कारण ये था कि जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि जर्मनी का फ्रांस पर आक्रमण, यह आपका गलत दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी द्वारा आपका जो है पोलैंड पर आक्रमण। तो देखिए जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, यहाँ पर आप देखिएगा तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी रचना जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो, सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश के द्वारा किया गया था? तो ये जर्मनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में किस अंग का मुख्यालय अमेरिका में नहीं है? चलिए आंसर इसका करेंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों प्रश्न में आपको कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से किस अंग का मुख्यालय अमेरिका में नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अमेरिका के अंतर्गत नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना
अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है हमारा, इसका हेड जो है आपका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये आपका द हेग में है, जो आपके नीदरलैंड की कैपिटल है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकार श्वसन संबंधी नहीं है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। तो देखिए श्वसन संबंधी विकार कौन सी नहीं है, तो इनमें से आपका कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई भी आपका श्वसन संबंधी आपका विकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि कजर की ट्रैंक्विलाइजर कजर की लाइर्ज यानी कि हेप्नोटिक्स का काम करता है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। कौन सा औषधि है जो कि आपका हेप्नोटिक्स का काम करता है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुपिनल। अगर आपने ऑप्शन ए को लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है। तो देखिए चाकू से काटे जाने वाले आपके सोडियम होते हैं, इसके अलावा आपका लिथियम होता है, और आप देखेंगे तो आपका पोटेशियम होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएगा जिसे कि चाकू से काटा जा सकता है। तो डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग कि मात्र एक ऐसा आपका कंडीशन है जब भी कभी क्या होता है कि कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो जल तथा लवण बनता है, बट प्रश्न में आप देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड। दोस्तों बात करेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड उदाहरण का, तो ये आपका Al2O3 और आपका ZNO आपका जो होता है ये आपका उभयधर्मी होता है। ध्यान रखिएगा कि आपका जो ZNO आपका होता है ये आपका उभयधर्मी होता है, और आपका PbO ये तीन आपका ऑक्साइड है जो कि आपके उभयधर्मी है। तो इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि हेक्सेन है। तो दोस्तों हेक्सेन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो चलिए आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, फटाफट आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गप सप में आनंद लेना, यानी कि आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, इस वाक्य में दोष है। चलिए हिंदी का क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, इस वाक्य में क्या है कि आपका उपसर्ग संबंधी दोष आपका दिया गया है, जिसमें कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका होना चाहिए था परसर्ग में आपका जो है यहाँ पर आपका दोष दिया गया है। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट होना क्या चाहिए था, तो आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आपका ये होने चाहिए था, जैसे कि मैंने जो दिया गया यहाँ पर आपका इसका यहाँ पर आपका एरर आपको दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। देखिए अथार्थ का आपका विलोम शब्द आपका हो जाएगा काल्पनिक। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्न में से हाथी का पर्यायवाची है। देखिए हाथी का पर्यायवाची आप सभी लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पर आपका हाथी का पर्यायवाची जो आपका हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंजर। ध्यान रखेंगे, देखिए हाथी का पर्यायवाची शब्द आपका गज, हस्ती, कुंभी और आपका जो है पतंग आपका होता है, ये सभी आपका मतंग, ये सभी आपके हाथी का जो है पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से संबंधित अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए अष्टक सिद्धांत को जो है न्यूलैंड्स ने दिया था, तो भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना ये आपका जो है अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि 1866 में न्यूलैंड्स का अष्टक नियम को प्रतिपादित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि एवोगाड्रो संख्या बराबर है। देखिए एवोगाड्रो संख्या की बात करेंगे तो इसको मैंने नोट्स में भी आपको कवर कराया है कि 6.022 इंटू 10⁻23 आपके अणु होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। लूनर कास्टिक के नाम से सिल्वर नाइट्रेट को जाना जाता है। तो अगर आपने डी को लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा।
लूनर कास्टिक के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट को जाना जाता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। कहा जा रहा है कि आई वाज, कहा जा रहा है कि जो है आपको दिया गया है कि सरप्राइज्ड डैश, कहा जा रहा है कि सीनिंग दिस। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन बताना है और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। फॉर्मल नोटिस, कहा जा रहा है यहाँ पर आपके कि कॉन्वे, इसके लिए आप बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि आई रीच्ड, कहा जा रहा है कि रेट, इसके लिए बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आई रीच्ड दिया गया आपका लेट। तो देखिए इसका हिंदी में आपका जो ट्रांसलेट आपका होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मैं देर से पहुंचा। तो बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू ध्यान रखेंगे, सीपीयू जिसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर, यानी कि सीपीयू को क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, आंसर करेंगे आप सभी लोग। देखिए सबसे अधिक अगर अपवर्तनांक की बात करेंगे तो ये आपका 2.42 होता है और यह आपका जो है हीरा का आपका होता है, ध्यान रखना। जबकि प्रश्न में आप देखेंगे तो निम्न में बताना है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो ये आपका हो जाएगा नीलम का, और नीलम का दोस्तों अपवर्तनांक देखेंगे तो 1.77 होता है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? चलिए आंसर बताएंगे आप सभी लोग। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? निज़ामुद्दीन औलिया दिया गया, बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। सारे क्वेश्चन इसमें आपका ऑथेंटिक डाला गया है, नया एडिशन है आपका, तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग इसको लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चलिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया गया था 1199 में करवाया गया था। ध्यान रखेंगे 1199 में कुतुब जो है आपका कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ये आपका जो है इसकी नींव जो है आपके दिल्ली में रखी गई है। तो देखिए याद रखना आप सभी लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कुतुबुद्दीन जो आपका ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ये आपका 1199 में करवाया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि बिहार से ओडिशा का विभाजन कब हुआ था? तो देखिए बिहार से पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा ये सभी अलग हुए हैं। छत्तीसगढ़ भी बिहार से अलग हुए हैं। तो आप देखिएगा तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार से ओडिशा जो अलग हुआ है ये आपका कब हुआ है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1936 को हुआ है। तो देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि बिहार से झारखंड आप देखेंगे तो ये आपका 15 नवंबर 2000 को जो है अलग हुआ है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे, सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो देखिए आपको 54 से लेकर के आपको जो है 55 तक आपको जो है इस पैसेज को आपको रीड करके आपको आंसर लगाना है। तो इसका आप सभी लोग एक स्क्रीनशॉट लेंगे और 54 क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर आपका जो है 55 का आप सभी लोगों को आंसर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका 54 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा और 55 को आप सभी लोग पढ़ करके लगाना, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है साथियों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। चलिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटसन। ध्यान रखना सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटसन। दोस्तों क्वेश्चन आपके पूछा जाता है सुनहरा क्रांति, सुनहरा क्रांति किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना ये आपके बागवानी से संबंधित है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन, जूट, दिया गया एक्रिलिक, रेयन। तो देखिए प्राकृतिक रेशा कौन सा हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रेशा में आपका जूट, जिसे हम लोग पटसन भी कहते हैं। तो ध्यान रखना ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन
विश्व में आप देखेंगे तो क्या है कि आपके बांग्लादेश के अंतर्गत ढाका में किया जाता है। जबकि दोस्तों झूठ का आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के अंतर्गत भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा किया जाता है। बिहार में आप देखेंगे तो पूर्णिया के अंतर्गत किया जाता है। तो बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना कब हुई थी। देखिए अमेरिकी एक कंपनी थी जिससे कि क्या है कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण से जो है दुर्घटना हुआ था। और ये आपका कब हुआ था ये आप सभी लोगों को बताना है। तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 1984 को जो आपके भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना आपका हुआ था। तो अगर आपने ऑप्शन सी को लगाया है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल गेंद का वजन लगभग कितने ग्राम का होता है। चलिए आंसर करेंगे। फुटबॉल गेंद का वजन लगभग कितने ग्राम का होता है। तो ये देखिए आपका लगभग 450 ग्राम का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट किया गया क्वेश्चन है। भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना कब हुआ है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। अगला प्रश्न में कहा जा रहा था कि फुटबॉल गेंद का वजन लगभग कितने ग्राम का होता है। तो ये आपका 450 ग्राम का होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। तो दोस्तों याद रखना कि मेजर जो आपका ध्यानचंद है ये पुरस्कार आपका खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसके तहत अगर आप देखेंगे कि कितने राशि दिया जाता है तो याद रखेंगे आप सभी लोग 25 लाख रुपये दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सिडनी शहर किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए आंसर लगाएंगे 61 का। सिडनी शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका जो है पर माट्टा नदी के किनारे स्थित है। अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए रिपीट करेंगे, सिडनी शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये आपका जो है पर माट्टा शहर के किनारे अवस्थित है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि पोर्ट जो है आपका मोरेस्बी किस देश की राजधानी है। देखिए पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है ये आपको पर पूछा रहे। देखिए 62 का आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किया गया था। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। शांति निकेतन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। तो देखिए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना 1901 में किया गया था। ध्यान रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में शांति निकेतन की स्थापना किया गया था। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि सर्वोच्चता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए सर्वोच्चता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्चता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों याद रखना आप सभी लोग 65 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका ये मानना था कि अंग्रेजों को भारत के जो किसान थे इसको पिता की भांति माननी चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉमस मुनरो का मानना था। तो डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका ऑथेंटिक है। निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर ध्वनि जो आपके लाउड स्पीकर क्या करता है। तो लाउड स्पीकर जो आपके होते हैं ये आपका क्या करता है तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इतने पॉइंट को दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अदिश राशि को पहचानिए। चलिए आंसर करेंगे। अदिश राशि निम्न में से कौन सा दिया गया है। तो विद्युत धारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि हमारे अदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस यंत्र को विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जितने भी आप क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे सीरियस रूप से आपको लगाना है। निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। चूँकि आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग नया एडिशन में इसको सिलेक्ट किया गया है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग लगाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस यंत्र को विमानों की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर का। तो ये आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है। चलिए आंसर करेंगे वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किस प्रकार की घटना है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडली तथा चुंबक की आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यह आपका कहलाता है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए आंसर करेंगे अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी। ध्यान रखेंगे, रिपीट करेंगे, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका अभी है, जो किसी भी वर्ड के पहले लग कर करके उसके मान को बदल देता है, इसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित वाक्य है। चलिए आंसर करना आप सभी लोग। छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित वर्ड क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित वाक्य है। तो डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र में समास है। दोस्तों मैंने आपको बताया था संख्या पूर्व दीर्घ, कोई भी शब्द से आपका क्या होता है कि अगर उससे आपका संख्या का बोध होता है तो इसे हम लोग कहते हैं दीर्घ समास। तो देखिए पंचतंत्र में आपका 5 का बोध हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ समास। और आप सभी लोगों को आंसर करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ समास। अगर आपने बी को दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। पर्यावरण में कौन सा संधि है। चलिए आंसर लगाइए, पर्यावरण में कौन सा संधि है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यन संधि है। पर्यावरण में कौन सी संधि है। तो आपका हो जाएगा यन संधि है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, बिंब कहा जा रहा है कि को लेंस से कितनी दूरी पर रखें ताकि इसके द्वारा बना बिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब हो। तो आइए हम लोग इसको जो है कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पर क्या है कि आपका जो है भी दिया गया है। भी कितना दिया गया है। तो आप देखेंगे तो ये आपका माइनस आपका 10 हो जाएगा। चूंकि लेंस कहा जा रहा है तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा आपका किधर बनेगा। तो कहा जा रहा है अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में क्या होगा कि जो आपके प्रतिबिंब बनता है ये आपका लेफ्ट साइड बनता है और लेफ्ट साइड ही वस्तु रखा जाता है, इसी कारण से आपका निगेटिव होगा। जबकि आप उत्तल लेंस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि वस्तु निगेटिव होता है, क्योंकि आप लेफ्ट साइड रखते हैं उत्तल लेंस में और राइट साइड में आपका इमेज बनता है, इसी कारण से इसमें आपका पॉजिटिव हो जाता है प्रतिबिंब। तो यहाँ पर आपको बात किया जा रहा है अवतल लेंस का, तो ध्यान रखिएगा अवतल लेंस में जो आपका प्रतिबिंब होता है ये आपका निगेटिव होता है और साथ ही आपका जो वस्तु होता है ये भी आपका निगेटिव होता है। अब देखिए हमें पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, तो पूछा जा रहा है यहाँ पर आपका कि वस्तु दूरी क्या होगी, मतलब u बराबर आपका क्या वाट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर भी है। अब देखिए सिंपली 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u पर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर साथियों आ जाएगा। तो इतना आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है कि बाजार की तरलता बढ़ जाती है, यानी कि आपका एक करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना आप सभी लोग कि 1 रुपया का नोट और जो है आपका सिक्का को छोड़ करके जितनी भी आपका नोट है ये आपके आरबीआई के द्वारा डेवलप किया जाता है, आरबीआई के द्वारा डेवलप किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, और देखिए यहाँ पर ये भी बता दें कि जो आपके 1 रुपया का जो नोट होता है इस पर यह आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इस पर हस्ताक्षर भी वित्त मंत्रालय के होते हैं। तो ध्यान रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। चलिए आंसर करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी की स्थापना आप देखेंगे तो आपका 1935 में किया गया था, अप्रैल 1935 में किया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण देखेंगे तो आपका 1900 आपका जो है 49 में इसका राष्ट्रीयकरण आपका किया गया था। तो चलिए आंसर यहाँ पर आप सभी लोग बताएंगे इसका कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर आपका स्थित है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर आपका है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर मुंबई में है। कहाँ पर आपका है, तो ये आपका मुंबई में है। अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½mv²। इसको सॉल्व करेंगे, हाफ m का मान दिया गया है 15 और देखिए v² आपका हो जाएगा यानी 4 चौक आपका 16, 2 से कैंसिल आउट कीजिएगा 8 बार में 15 × 120 आपका हो जाएगा और फाइनली आपका करेक्ट आंसर ए यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था।
78 का आंसर करेंगे। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेरी सेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। और ध्यान रखना दोस्तों कि जो हमारे बैरोमीटर है, बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि विद्युत हीटर का एलिमेंट बना होता है टंगस्टन, जस्ता, नाइक्रोम, अभ्रक। तो देखिए आपका नाइक्रोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत हीटर का जो फिलामेंट बना होता है ये आपका नाइक्रोम का होता है, जबकि विद्युत बल्ब की अगर हम बात करेंगे तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन का जो गलनांक होता है ये आपका 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतनी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जस्ता दिया गया है, तो लोहे का जस्तीकरण करने के लिए जस्ता का प्रयोग किया जाता है। अभ्रक का उत्पादन कोडरमा में किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, ये आपका व्यतिकरण के कारण होता है। तो उसी करेक्ट हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देख लीजिए आप सभी लोग, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो हमारा जी का जो एसआई मात्रक होता है ये भी आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि जी का वैल्यू पूछा जाता है तो ये आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इनते पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि उत्क्षिप्त व्यंजन है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रो, और जो आपका डो दिया गया है ये आपका उत्क्षिप्त व्यंजन का उदाहरण है। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप इसको उच्चारण भी कर सकते हैं, पता लग जाएगा आपको कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए मूर्धन्य ध्वनियाँ आप देखेंगे तो आपका टो और ठो, डो और ढो जो आपका है ये आपका मूर्धन्य ध्वनि है। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग, और हिंदी का नोट्स आपको अलग से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लगातार क्लास को अटेम्प्ट लेते रहिए, सारी चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो है टो, ठो, डो, ढो आपका क्या हो जाएगा? मूर्धन्य ध्वनि हो जाएगा। तो बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग। दही स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या आपका नपुंसक लिंग है? तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो आपका दही है, दही क्या है? तो आपका पुल्लिंग है। ध्यान रखेंगे दही क्या है? तो दही आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस खेल में कहा जा रहा है कि किस जेल में कैद करके रखा गया था? चलिए आंसर लगाएंगे। दोस्तों याद रखना है कि 1942 में ही क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, और 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। चलिए आंसर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बांकीपुर जेल में जो है इन्हें रखा गया था। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति थे, जबकि आप देखेंगे तो भारत का जो प्रथम महिला राष्ट्रपति है ये प्रतिभा पाटिल थी। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि प्रथम प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे भारत का तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका हो जाएगा। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे, बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि शुंग वंश का संस्थापक किस वंश का सेना नायक था? तो देखिए कहा जा रहा है कि शुंग वंश का संस्थापक किस वंश का सेना नायक था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। देखिए रिपीट करेंगे आप सभी लोग। प्रश्न में कहा जा रहा है कि शुंग वंश का संस्थापक किस वंश का सेना नायक था? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। तो अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस काल को पूरा पाषाण काल माना जाता है? चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस काल को पूरा पाषाण काल माना जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग तेजी से। देखिए आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के बीच के जो हमारे जो डेट है इसको जो है आपका पूरा पाषाण काल माना जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, 20 लाख साल से पहले और 12,000 जो आपके साल के बीच का जो आपका डेट है इसे पूरा पाषाण काल माना जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला निम्न में से कौन सा है? देखिए दोस्तों भारत के अंतर्गत आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल जो हमारा पश्चिम बंगाल है ये सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है, जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेंगे तो ये आपका चाइना जो आपका है ये सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में चावल का उत्पादन करने वाला ये अग्रणी जिला कौन सा है? तो देखिए आपका 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतास। तो बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे देखेंगे तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये एग्जाम के लिए। आंसर बताएंगे बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। तो अगर आपने ए को लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का आ जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। दोस्तों याद रखना योजना आयोग की स्थापना 1950 में इसका संगठन किया गया था, योजना आयोग का, जिसका कि परिवर्तित रूप आपका नीति आयोग है। नीति आयोग की जो स्थापना किया गया है ये आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। योजना आयोग का अभी रिसेंटली अभी आप देखेंगे तो आपका जो है सुमन बेरी को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए बात करेंगे हम लोग की जो आपका नीति है NITI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान रखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री स्वयं होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, आज़ादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया जा चुका है। तो देखिए भारत में दोस्तों अगर देखेंगे तो अभी तक आपका रुपये का अवमूल्यन जो है टोटल आपका 3 बार आपका किया जा चुका है। जबकि आप देखेंगे अगर आपको ये पूछा जाता है कि लास्ट बार रुपये का अवमूल्यन कब किया गया है, तो ये 2016 में किया गया है, जब भारत में नोटबंदी हुआ था। इसी को रुपये का अवमूल्यन कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है काला धन पर पकड़ बनाना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे कि पहला बार जो है भारत में रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था, तो ध्यान रखना 1949 में किया गया था। ध्यान रखेंगे पहला बार कब किया गया था, तो दोस्तों याद रखना 1949 में रुपये का अवमूल्यन किया गया था। जबकि दूसरा बार आप देखेंगे तो 1965 में किया गया था, और तीसरा बार देखेंगे तो 2016 में किया गया। इतने पॉइंट को याद रखेंगे तो भारत में अभी तक 3 बार रुपये का अवमूल्यन आपका किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने दिया गया है, चलिए आंसर लगाएंगे। 2011 जनगणना के अनुसार कहा जा रहा है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है कितना है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। देखिए 2011 जनगणना के अनुसार देखेंगे तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है ये सबसे अधिकतम है, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या देखेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। जबकि घनत्व के मामला में आप देखेंगे तो ये आपका बिहार होगा। और देखिए दोस्तों याद रखना आप सभी लोग कि 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे जो है अधिक आबादी वाला शहर जो है आपका मुंबई है, जबकि दूसरे नंबर पर आपका दिल्ली आता है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात जो है ये आपका केरल का है, जबकि सबसे कम अगर लिंगानुपात देखेंगे तो ये आपके हरियाणा का है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। तो साथियों प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1106 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखेंगे कि जो आपका क्या है कि जनगणना जो ज्ञात किया जाता है, प्रति व्यक्ति जो घनत्व निकाला जाता है ये आपका 1000 व्यक्ति को लेकर के निकाला जाता है, और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर आपका किया जाता है। तो देखिए दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1106 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन अगर आपने ए को लगाया है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जनसंख्या का अगर घनत्व के मामले में देखेंगे तो पहले नंबर पर बिहार आता है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, फिर आपका केरल आता है, फिर आपका उत्तर प्रदेश आता है, और फिर आपका हरियाणा आता है। तो आप सभी लोग इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। चलिए आंसर करेंगे। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपका किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखना प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किया जाता है। संसद के कहा जा रहा है कि 17 वासन की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि संसद के 17 वासन की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो 94 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखेंगे। और देखिए अगर आपको ये पूछा जाता है किस देश का राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका अमेरिका का हो जाएगा, USA का हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हो जाएगा। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों ये पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के टोटल 3 अंग होते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर में कवर किया गया है। देखिए आपका हो जाता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हो जाता है, जो कि संसद के आपके अंग होते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित की गई है। देखिए लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित किया गया है। तो देखिए ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यानी जो अनुसूचित जाति है, यानी कि आप एससी के लिए आप देखेंगे तो एससी के लिए टोटल आपका 84 आपका सीटें आरक्षित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो ऑप्शन यहाँ पर आपका साथियों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि हम बात करेंगे कि जो एसटी के लोग हैं यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आप देखेंगे तो ये आपका 47 सीटें आपका जो है निर्धारित आपका किया गया है। तो इस प्रकार से आप दोनों को जोड़ लीजिए और लोकसभा में एससी एसटी का टोटल आपकी सीटें आपका निकल जाएगा कि कितनी आपकी सीटें जो है आपका आरक्षित है। तो ध्यान रखेंगे टोटल आप देखेंगे तो 131 सीटें लोकसभा में आरक्षित है, जिसमें कि आप एससी का देखेंगे तो 84 और एसटी का आप देखेंगे तो 47। साथियों अगर हम बात करेंगे कि बिहार में, ध्यान रखना आप सभी लोग कि बिहार में जो है टोटल जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो ये आपका 40 है। सबसे अधिक लोकसभा सीटों की आप संख्या देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर कि टोटल कितना है आपका तो ये आपका 80 है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि इसका इकाई अंक क्या होगा। सिंपल है, देखिए 167 को 4 से आप सिंपली डिवाइड कर दो, जो शेषफल आएगा लास्ट में आपका इस पर आप सभी लोग क्या करेंगे गुना कर लेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 7, तो इसको आप लोग सॉल्व करना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए मैथमेटिक्स का आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि एक व्यक्ति अपनी हाथ की घड़ी को 720 रुपया में बेचता है तो 25% की हानि होती है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे घड़ी कितना में बेचना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सिंपली प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि 720 रुपया में बेचता है, कितना में बेच रहा है 720 रुपया में बेचा जा रहा है, तो 25% की हानि हो गया। और कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100% होता है, तो 100% अपने आप में होता है, 25% का हानि हो गया, यानी वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं 75 में। और पूछा जा रहा है कि 25% का लाभ होना है तो 125 में आप बेचेंगे। 25% का लाभ होना है तो 100% अपने आप में होता है और 25% का लाभ लेना है तो 125 में। इसको कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। और फाइनली आपका 97 का ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 1200। अगला क्वेश्चन है कि 7, 11, 15, x 14, 21, 25 का औसत दिया गया है। 15 तो x का मान क्या होगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए जो औसत आपका होता है एक प्रकार का आपका माध्य होता है, सिंपली इन सभी को आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए 15 आपको बराबर यानी कि माध्य निकालना है, तो सभी को आप जोड़ दीजिए, जितना आपको डेटा दिया गया ऊपर रखेंगे और बटे में जितना संख्या को आप ऐड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 रखेंगे, इसको क्रॉस में गुना करके कैलकुलेट कर लेना, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए 98 का हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा 12, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, एक फैक्ट्री में 15 मजदूरों का, एक फैक्ट्री में 15 मजदूरों का औसतिक जो है आपका मानसिक वेतन 285 रुपये है। यदि कहा जा रहा है कि प्रतिबंध, देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, यदि प्रबंधक का वेतन भी शामिल कर दिया जाए तो औसत मानसिक वेतन कहा जा रहा है कि 355 हो जाता है, तो प्रबंधक का वेतन कितना है ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। चलिए आइए हम लोग इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 15 मजदूरों का कितना दिया गया है 285, तो 15 गुना 285 आप लोग कर लीजिए, तो 15 गुना आपका कितना हो जाएगा 200 आपको 85 हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक व्यक्ति जो आपका एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो इसका कितना है आपका 355 दिया गया है, तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कर लीजिए। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 355 इंटू यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति बढ़ गया है तो 316 इससे गुना कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। सिंपली आपको माइनस करना है। तो इजी क्वेश्चन आपका है और आपके नॉर्मल क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1405। इसको आप लोग फाइनली जो है कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 300 ग्राम चीनी के घोल में कहा जा रहा है 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि वह जो है घोल का 50% हो जाए, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, देखिए प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है, चीनी कितना दिया गया है तो 40% दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरा आपका कितना है 300 ग्राम है, तो देखिए 300 ग्राम आपको ऑलरेडी दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि चीनी कितना है तो 40% है, कितना है 40%, तो बचा टोटल आपका कितना 60%, तो 60% ले लीजिए। अब देखिए आप नेक्स्ट अगर देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि पानी की मात्रा कितनी है, क्या पूछा जा रहा है पानी की मात्रा कितना है, तो 300 में जैसे मान लेते हैं कि पानी की मात्रा x है और इसका देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो पूछा रहे कि 50% रह जाए, तो इसमें आप 50% कर दीजिए, करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। ऑलरेडी थोड़ा बहुत आपको मैथ पहले से आना चाहिए, क्योंकि हम जो भी बताएंगे आपको ये ट्रिक के जरिए ही बताएंगे आपको, ठीक है। और बाकी आप बेसिक से भी बनाना जानते हैं तो बना सकते हैं, क्योंकि हम जो सॉल्व करवाएंगे उसको हम
ट्रिक से ही करवाएंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका एक करेक्ट हो जाएगा, तो इसको फाइनली आप सभी लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो फाइनली दोस्तों ये सेशन आपका यहाँ पर एंड आपका हो गया, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस को मैंने बेहतरीन तरीके से कवर करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट आपका लगाइए, और प्रैक्टिस सेट से ही आपका फाइनली आपका मार्क्स इंक्रीज होना है। और बेहतरीन तरीका से क्या है कि आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन करके टॉपिक वाइज आप सारी चीज़ों को जो है क्लियर कर सकते हैं, जिसमें कि सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपका A to Z आपका प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो इस नंबर पर आप कॉल या SMS करके आप बात कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ग्रुप के अंतर्गत ऐड कर दिया जाएगा। और फाइनली आप टॉपिक वाइज जितनी भी आपका टेस्ट सीरीज है डेली बेसिस पर लगा सकते हैं। ऑल ओवर आपका सभी आपके टॉपिक से क्वेश्चन जो भी आपका टच किया गया है वन लाइनर फॉर्म में भी मिलेगा, प्लस आपका जो है सब्जेक्टिव वाइज आपको मिलेगा। मतलब जैसे कि आप देखेंगे तो आपका टॉपिक वाइज हो गया इनसे, और इसके अलावा क्या है कि आपका टेस्ट सीरीज आपका मिल जाता है, जिसमें कि आप 100 क्वेश्चंस करके लगा सकते हैं। और बाकी ऑल ओवर जितनी भी आपका मार्केट में बुक है इसका कंप्लीटली PDF मिल जाएगा। काफ़ी सारे छात्रों का डिमांड था अलग अलग संस्था का, जो भी आपका पटना में आपके चलते इसका कंप्लीटली नोट्स का, तो ये भी आपका सिस्टमेटिक तरीका से शुरू कर दिया गया है। तो सारा आप ऑल ओवर नोट्स को जो है अचीव कर सकते हैं और बेहतरीन तरीका से जो है सारी चीज़ों को लगा सकते हैं। आंसर भी आपको हाईलाइट करके दिया जाता है, आंसर टिक करके दिया जाता है बुक वाला PDF में, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएँ जो है सेट लगाने के बाद। और टेस्ट जो आपका है ये आपका कंप्लीटली आपको डेली बेसिस पर आपको मिलेगा 10 बजे, और फिर इसका 2 बजे आपको एनालिसिस आपको मिल जाता है। तो आप सभी लोग इससे ऐड हो सकते हैं, जिसमें कि आप A to Z जो है मटेरियल्स को जो है आप बेहतरीन तरीका से क्लियर कर पाएंगे। और देखिए आंसर टिक करके जो है आपको नोट्स इसलिए दिया जाता है ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे आंसर के लिए आपको काफ़ी नीचे जाना पड़े आपको। तो ये सभी जो है आपको मैंने समस्याओं को जो है खत्म कर दिया है। तो आप सभी लोग फटाफट ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और देखिए ग्रुप का फी आपका 51 रुपीज़ आपका रखा गया है, आपको पेमेंट करके आपको ज्वाइन होना है, कि जितनी भी मटेरियल्स आपका है ये सारा आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। मिलता है साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।